हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 28 ऑफ अप्रैल 2023। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं हमारी आज की क्लास का स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड क्लास रहने वाली है। हम लोग जो 14 क्वेश्चंस की सीरीज है इसी को आगे बढ़ाएंगे। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पहले 2 क्वेश्चन होंगे स्टैटिक अफेयर्स के, अगले 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, अगले 2 होंगे कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एमसीक्यूज और लास्ट के 2 क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स फाइनेंस और इकोनॉमी के। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की हमारी इस क्लास को। लेट्स स्टार्ट। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है स्टैटिक अफेयर्स का। पूछ रहे हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, जिसका काम है दुनिया में कौन से सोर्सेज से एनर्जी बन रही है, किस फॉर्म में बन रही है, ह्यूमन किस तरह की एनर्जी को आगे और परस्यू कर सकता है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, बहुत सारी चीज़ों पे लोग काम करते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स आपको दुनिया के किस शहर, किस कंट्री में मिलेंगे? क्या यूनाइटेड स्टेट्स के कैपिटल वाशिंगटन DC में आपको देखने को मिलेगा क्या स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में, इटली के शहर रोम में, या फ्रांस के शहर पेरिस में? ठीक है, तो ये कंट्री कैपिटल ठीक लिखी है, यहाँ ये ठीक नहीं लिखी है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न होती है BERN, इटली रोम ठीक लिखा हुआ है, फ्रांस पेरिस भी ठीक लिखा हुआ है। तो ठीक है, 3 पेज यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कंट्री कैपिटल के। रही बात इस क्वेश्चन की, तो स्टूडेंट्स इसके हेडक्वार्टर्स हैं फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनाया गया था 1974 में। दुनिया में जो ग्लोबल एनर्जी सेक्टर है उसके ऊपर ये लोग काफ़ी सारी रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फिर से स्टैटिक अफेयर्स का क्वेश्चन है। जाट जतिन एक बहुत ही फेमस फोक डांस है इंडिया का। जाट जतिन ये इंडिया की कौन सी स्टेट से जुड़ा हुआ है? हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर या बिहार? स्टेट के साथ साथ UT भी लिख लेते हैं। तो और ये जो मैंने पिक्चर लगाई ना, एग्जैक्टली इसी फोक डांस से जुड़ी है। मतलब ऐसा मत सोचना कि जो मैं फोटोज लगाता हूँ वो बस रैंडमली लगा देता हूँ। जो टॉपिक है उससे काफ़ी जुड़ी मैं पिक्चर लगाने की कोशिश करता हूँ। तो जाट जतिन इज अ फेमस फोक डांस रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट? हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड स्टेट /UT। तो स्टूडेंट्स ये जुड़ा हुआ है विद दी स्टेट ऑफ बिहार। तो बिहार में भी जो नॉर्दर्न बिहार के एरिया जैसे मिथाली, कोशी रीजन जो है वहाँ पर असल में इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है, वो भी ड्यूरिंग मॉनसून्स। तो अभी जो है सीजन आ जाएगा इस डांस फॉर्म का। ठीक है, आगे चलते शुरू करते हैं हम अपनी करंट अफेयर्स कैटेगरी के क्वेश्चंस को। अब 3rd से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। पहला क्वेश्चन है वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड इनिशिएटिव, जिसके थ्रू स्पोर्ट्स को पुश देने की कोशिश की जा रही है, इंडिया की कौन सी वो स्टेट है जहां पर इस इनिशिएटिव को रिसेंटली शुरू किया गया है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? तो वो कौन सी स्टेट है जहां वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव को रिसेंटली पुश दिया जा रहा है? इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है केरला स्टेट। आप देख सकते हो केरला में जो पिनारी विजन जी है उनकी सरकार है। तो केरला लॉन्चेस वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव, जिससे स्पोर्ट्स का जो कल्चर है उसको एक रिवाइवल मिले, उसको पुश मिले यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। 4th क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में पहली बार जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा एक वाटर बॉडी सेंसस हुआ। सोचो, हम लोग टाइगर सेंसस कर रहे हैं, बार बार वाटर बॉडी सेंसस भी कर रहे हैं, पर एक नेशनल सेंसस, ह्यूमन सेंसस, इंसानों का सेंसस अब तक मतलब कब से रुका हुआ है? 2011 के बाद हमारी कंट्री में एक जनगणना ही नहीं हुई। ठीक है, चलो यहाँ पर हमने क्या किया, वाटर बॉडीज की जनगणना करी। मतलब लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड, टैंक्स कितने इंडिया में, कहाँ पर है, कहाँ हम पानी स्टोर करते हैं, कितना स्टोर करते हैं। तो पूछ रहे हैं कि फर्स्ट एवर वाटर बॉडी सेंसस में इंडिया में नंबर 1 पे कौन सी स्टेट है? वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, UP, कर्नाटक? देखो, इंडिया में ना पानी की कमी नहीं है। ठीक है, हम उसको मैनेज अच्छे से नहीं कर पाते। अगर हम मैनेज ठीक से करना शुरू कर दें ना, हमारे यहाँ पे पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग अच्छे से करें, जो रिवर्स का फ्लो है उसको ठीक से यूज़ करें। तो स्टूडेंट्स हमारी कंट्री का जो पहला वाटर बॉडी सेंसस हुआ ना, उसमें जो नंबर 1 पे स्टेट है वो है असल में वेस्ट बंगाल स्टेट। ठीक है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ फर्स्ट एवर सेंसस ऑन वाटर बॉडी इंडिया। ठीक है, इसमें हमको पता लगा 24 लाख वाटर बॉडी, इससे ज़्यादा आपको 24 लाख से ज़्यादा वाटर बॉडीज इंडिया में देखने को मिलेंगी। जल शक्ति मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनके द्वारा ये जो वाटर बॉडी सेंसस है ये रिलीज किया गया। ठीक है, आगे चलते। 5th क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली खंगजम डे मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया, ऑब्जर्व किया गया। खंगजम डे क्या है? अ सेलिब्रेशन ऑफ द स्टेटहुड डे ऑफ मणिपुर। क्या मणिपुर का स्टेटहुड डे? क्या एक ट्रिब्यूट है उन मार्च को, उन शहीद को जिन्होंने एंग्लो मणिपुरी वॉर 1891, मतलब जब मणिपुर से ब्रिटिशर्स को बाहर रखने की कोशिश की जा रही थी उस टाइम पे जो वॉर लड़ी गई, वो जो शहीद थे उनको क्या ये ट्रिब्यूट देने के लिए दिन सेलिब्रेट किया जाता है?
क्या एक फेस्टिवल है जिसमें हार्वेस्ट सीजन, आपको पता है ये जो कटाई का सीजन है इंडिया में हर जगह सेलिब्रेट किया जाता है अलग अलग नामों से, क्या एक हार्वेस्ट सीजन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, या ये एक कल्चरल फेस्टिवल है जिसमें ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट्स मणिपुर का जो है वो पूरी दुनिया को दिखाया जाता है। तो खोंगजम डे की असल में रेलेवेंस क्या है, इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है। तो असल में 26 ऑफ अप्रैल, हर साल 26 ऑफ अप्रैल को ये जो खोंगजम डेज के थ्रू एक ट्रिब्यूट दिया जाता है उन शहीदों को जो एंग्लो मणिपुर वॉर ऑफ 1891 में, ठीक है, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये वॉर लड़ी, तो ट्रिब्यूट दिया जाता है टू ऑल दोस क्या बोलेंगे योद्धा या जो भी बहुत बड़े शहीद रहे, ठीक है, उन्होंने सैक्रिफाइसेस दिए फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ खोंगजम ड्यूरिंग 1891 एंग्लो मणिपुरी वॉर, ठीक है, और मणिपुर की इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए ये जो वॉर है वो लड़ी गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स का। लॉक्ड शील्ड्स साइबर डिफेंस एक्सरसाइज दुनिया में बहुत न्यूज में आई, इसको रिसेंटली नेटो ने कंडक्ट करवाया, और नेटो के साथ मतलब सिर्फ ऐसा नहीं, नेटो कंट्रीज और जो नेटो के साथ अलायंस में, जैसे आपको बताओ नेटो का अलायंस कैसा होता है, जैसे या तो आप नेटो मेंबर हो या फिर नेटो के अलायंस में, जैसे साउथ कोरिया नेटो के अलायंस में, अब डायरेक्टली साउथ कोरिया नेटो मेंबर नहीं पर अलायंस के साथ चलता है, ठीक है। तो नेटो और नेटो के अलायंस कंट्रीज ने मिलकर इस लॉक्ड शील्ड साइबर डिफेंस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। अब आपसे पूछ रहे हैं क्या एक इंटरनेशनल साइबर अटैक सिमुलेशन एक्सरसाइज थी, क्या एक फिजिकल सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम था, देखो इतना तो समझ में लग रहा है ये तो नहीं था। क्या एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी न्यूक्लियर सिक्योरिटी के लिए, ये भी नाम से पता लग रहा है नहीं था। क्या एक साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी, ये भी नहीं था। असल में ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल साइबर अटैक सिमुलेशन एक्सरसाइज का बिल्कुल सही आंसर है। 2023 लॉक शील्ड साइबर डिफेंस एक्सरसाइज, इसको रिसेंटली रखा गया था तालिन में बाय नेटो, ठीक है, और एस्टोनिया जो है, एस्टोनिया की कैपिटल में इसको रखा गया था। मतलब वैसे तो और बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था रिमोटली, अलग अलग जगहों से होस्ट इसको किया गया था एस्टोनिया में, ठीक है, ठीक है। तो इसमें 3000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया 38 अलग अलग कंट्री से। बहुत बड़े स्केल पे इस साइबर डिफेंस एक्सरसाइज को रखा गया, और इंडिया भी काफ़ी अब इस चीज़ में सीरियस हो रहा है कि हमारी भी साइबर सिक्योरिटी पे हम ध्यान दें। ये जो साइबर अटैक्स होते हैं, कभी कोई इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे तो कभी कोई सैटेलाइट पे, इन सबको हमने जितना ज़्यादा रोकेंगे उतना हमारी कंट्री के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। क्या नाम है उस बिल का जिसको रिसेंटली पास किया गया है बाय द तमिलनाडु असेंबली? इससे क्या होगा, जो एक होता ना कि वर्क शिफ्ट जो होती है वो 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे की कर दी जाएगी। आप सोचोगे तो बहुत खराब चीज़ है कि एम्प्लॉय को 12-12 घंटे काम करवा। देखो ऐसा है कि वीक में आप जो नंबर ऑफ डेज के लिए काम पे आओगे वो कम कर दिए जाएंगे। जैसे अगर आप पहले 6 दिन काम करते रहे, आप 5 दिन काम करो, या हो सकता है आप 5 दिन काम करते रहे, आप 4 दिन काम करो। पर जो आपकी शिफ्ट है, अगर आप पहले 8 घंटे की शिफ्ट के लिए काम पे आते थे, आप 12 घंटे की शिफ्ट के लिए काम पे आ सकते हो। और ये भी ऐसा होगा कि एक ऑप्शन दिया जाएगा सबको, मतलब एक तरह से जबरदस्ती नहीं होगी कि सबको आना ही आना, एक ऑप्शन टाइप दिया जाएगा। अगर तमिलनाडु के लिए चीज़ काम करती है तो आपको आगे जाके पूरे इंडिया में 12 घंटे की जो शिफ्ट है ये, ठीक है, एक दिन में 12 घंटे का काम की शिफ्ट, ये आपको देखने को जरूर मिलेगी, ठीक है। तो क्या इस बिल का नाम है तमिलनाडु वर्क आवर्स एक्सटेंशन बिल, तमिलनाडु लेबर राइट्स बिल, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल ग्रोथ बिल, या तमिलनाडु एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस बिल? और जो कंपनीज वगैरह हैं वो भी इस बिल को सपोर्ट कर रही हैं। लेबर यूनियंस कैसे रिएक्ट करेंगी वो हमको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा बहुत ऑपोजिशन है लेबर यूनियंस के द्वारा। इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है तमिलनाडु वर्क आवर्स एक्सटेंशन बिल। तो तमिलनाडु असेंबली ने पास कर दिया बिल जिसके थ्रू 12 आवर्स वर्क डे जो है वो यहाँ पे शुरू किया जा सकता है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिनके लिए ये चीज़ में भी काम करें, उनको और मतलब अपना काम के अलावा उनके घर पे फैमिली वगैरह नहीं है, मान लो वो सिंगल है, सिर्फ उनको घर पे जाकर खाना होता है, सोना होता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, जो वर्किंग वुमेन है, ठीक है, घर भी उनको अपना देखना, मे बी उनके लिए ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं है, पर एक ऑप्शन की तरह यहाँ पर ये चीज़ तमिलनाडु से शुरू हो रही है, और आगे जाके मे बी बाकी की स्टेट्स में भी इस चीज़ को शुरू किया जाए, इसको एक ऑप्शन की तरह शुरू किया जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रिसेंटली कौन सी कंट्री बन गया बिगेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया? सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इराक, रशिया। वैसे हमारा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर इराक रहता था, ठीक है, सऊदी यूएस भी बड़े सप्लायर्स थे, और रशिया रहता था कभी 8th स्पॉट, कभी 9th, कभी 10th। पर पिछले कुछ महीनों में रशिया बहुत तेजी से ऊपर आया है, और अब फाइनली रशिया इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया। तो आप देख सकते हो इंडियाज इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल ये बढ़कर हो गए $27 बिलियन के, ठीक है,
और अब रशिया हमारा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर हो गया है। सेकंड पे यहाँ पर हो चुका है इराक, फिर हो चुका है सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएस, कुवैत, बाकी सब कंट्री, और मतलब इंडिया तो वैसे 15 से 20 कंट्री से कच्चा तेल मंगवाता है, पर सबसे बड़े जो सप्लायर्स आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जो रशिया पहले 8th या 9th स्पॉट पे होता था, वह यहाँ पर टॉप पे आ चुका है। सबसे बड़ा रीजन क्या है? रशिया हमको डिस्काउंटेड प्राइस पे क्रूड ऑयल दे रहा है। अगर हम डिस्काउंटेड प्राइस पे क्रूड ऑयल खरीदते हैं तो कंट्री में इन्फ्लेशन मैनेज करना इजी हो जाता है और ग्रोथ में अच्छा हमको पुश मिल जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है जो यहाँ पर इंडिया और रशिया के बीच में चल रहा है। ठीक है, ठीक है। 9th क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स का। तो आपने बड़ी बात सुना होगा, इंडियाज लास्ट विलेज। के अब आप बॉर्डर की तरफ को जा रहे हो तो एक गांव को बोलेंगे लास्ट विलेज। वो ना इतना अच्छा नहीं लगता था सुनने में, इन लास्ट विलेज। अब एक नया कंसेप्ट बीआरओ लेकर आया है, इंडियाज फर्स्ट विलेज। देखो अगर आप बॉर्डर से शुरू करोगे तो वो फर्स्ट विलेज हुआ, तो वो लास्ट विलेज थोड़ा ना हुआ। तो असल में उत्तराखंड में एक गांव है जिसको टाइटल दिया गया है सॉरी, उसको टाइटल दिया गया इंडियाज फर्स्ट विलेज। तो क्या इसका नाम है? गंगा, केदारनाथ, ऋषिकेश या माना। आप यहाँ देख भी सकते हैं, लिखा भी हुआ बीआरओ के बोर्ड पे माना गांव। ठीक है, तो उत्तराखंड में बिल्कुल चाइना के बॉर्डर के पास ये माना विलेज है जिसको कि टाइटल दिया गया है इंडियाज फर्स्ट विलेज। ये आपको चामोली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल चाइना बॉर्डर के क्लोज है। तो फर्स्ट इंडियन विलेज माना लोकेटेड इन उत्तराखंड चामोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और मे बी अब ये जो चीज़ है आपको और जो बाकी के बॉर्डर विलेजेस है वहां पर भी आपको इस तरह से पढ़ने को मिले। ठीक है, चलते अपने 10th क्वेश्चन पे। करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 2 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू के और फिर 2 फाइनेंस और इकोनॉमी के। क्वेश्चन है ऑपरेशन कावेरी के बारे में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी के नाम पर यह ऑपरेशन रखा है। क्या है ऑपरेशन कावेरी? क्या एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू हम कावेरी रिवर बेसिन में टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं? क्या एक इवैक्यूएशन का मिशन है जिसमें हम सूडान से जो फंसे हुए इंडियंस हैं उनको लेकर आना चाहते हैं? क्या एक ऐसा मिशन है जहां पर हम एक मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करना चाहते हैं सूडान में? या फिर एक डिजास्टर रिलीफ का प्रोग्राम है फॉर द स्टेट ऑफ तमिलनाडु? तो आपने स्टूडेंट्स बहुत सुन लिया होगा इसके बारे में। असल में कावेरी ऑपरेशन में कर क्या रहे हैं, सूडान में पिछले कुछ, अब तो कह सकते हैं कुछ वीक से, जो उनकी आर्मी और जो पुलिस फोर्सेस के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, खासकर उनकी कैपिटल खार्तूम में, और उसके बाद जो वहाँ पर जो सिविलियंस हैं उनकी डेथ देखी जा रही है। मतलब इतना ज़्यादा ये डेंजरस हो गया है कि वेपन्स चलाए जा रहे हैं और वहाँ पर इंडियंस का नंबर 3000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो उन इंडियंस को वापस इंडिया लाना ही असल में ऑपरेशन कावेरी है। जो मैंने कल रात तक देखा था, 1000 से ज़्यादा इंडियंस को सेफली हम इंडिया लेकर आए। अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है और आसपास की कंट्री, खासकर सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री की हमको मदद लेनी पड़ रही है, तब जाके जो मिशन है पूरा कंप्लीट हो पाएगा। तो ऑपरेशन कावेरी 360 इंडियन नेशनल जो है वो अपने होमलैंड वापस आ चुके हैं। वो आप देख सकते हो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली पहुंच चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन है हमारे कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू के। ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन आप अपने एग्जाम के प्रीज में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम के जो प्री में आपको क्वेश्चन आता है ना, वो जैसे अब तक हमने किए वैसे नहीं आता। वो अब तक जो हमने किए वो तो आपको कुछ ना कुछ समझाने के लिए, कोई न्यूज़ का अपडेट देने के लिए। ऐसा क्वेश्चन है जो आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट्स है, आपको यहाँ पर करेक्ट ढूंढना है। चलो ठीक है, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ये एक यूरेशियन मतलब जो एशिया और यूरोप के बीच में फैला हो, यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। ठीक है, दूसरी कह रही है कि समरकंद डिक्लेरेशन जो है रिसेंटली अडॉप्ट किया गया था बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ SCO। तीसरी स्टेटमेंट कह रही है कि इराक 9वां मेंबर बन चुका है SCO का, और अब जो मीटिंग्स होंगी उसमें इराक की सरकार को भी इनवाइट किया जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। देखो, अगर आपको बस एक चीज यहां दिख रही हो ना, इराक तो असल में इसका मेंबर बन ही नहीं रहा, ईरान बन रहा है। चलो ठीक है, तो आपको ये पता लग गया थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो मतलब जिस ऑप्शन में थर्ड लिखा है वो आपका आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता आपका आंसर, ये नहीं हो सकता ना, ये हो सकता है। तो बचा क्या? सिर्फ 1 और 2 ओनली। तो मतलब पहली दोनों स्टेटमेंट सही होनी है। तो बिल्कुल ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि रशिया का काफी बड़ा हिस्सा यूरोप में आता है, तो रशिया इसका मेंबर है, तो यूरेशियन बन गया। समरकंद डिक्लेरेशन रिसेंटली अडॉप्ट किया गया था, तो बिल्कुल पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है, तीसरी गलत है। तो बीजिंग हेडक्वार्टर्स है, बिल्कुल। समरकंद डिक्लेरेशन बिल्कुल। ईरान मेंबर बन रहा है 9वां, इराक नहीं बन रहा। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बना था, इंडिया और पाकिस्तान ने भी इसको आगे जाकर ज्वाइन कर लिया था। अब इसके टोटल 9 मेंबर हो चुके हैं ईरान के एंट्री के बाद। ठीक है, 12th स्टील स्लैग, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया था। स्टील स्लैग क्या होता है? जब हम स्टील का, मतलब जैसे आयरन ओर से आयरन बनता है, फिर आयरन को एक एलॉय में कन्वर्ट करके हम स्टील बनाते हैं। आयरन में हमको दिक्कत ये होती है कि आयरन में जंग लगने की बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, रस्टिंग हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। वो स्टील में हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी।
तो स्टील बनाने के प्रोसेस में एक वेस्ट या एक मतलब कह लो एक साइड बाय प्रोडक्ट बनता है स्टील स्लैग, उसका क्या इस्तेमाल होता है हमारी कंट्री में? क्या हम उससे जो रोड कंस्ट्रक्शन है वहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्या एग्रीकल्चर सॉइल को और इम्प्रूव करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, या सीमेंट की प्रोडक्शन में हम उसको यूज़ करते हैं? ठीक है, ये 3 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से क्या सही है। अगर आपको लगता है पहले 2 में हम यूज़ करते हो तो 1 और 2, अगर आपको लगता है तीनों में यूज़ करते हो तो 1, 2, 3, इस तरह से आपको आंसर करना है। इसका सही आंसर है हम असल में तीनों जगह यूज़ करते हैं स्टील स्लैग को। तो स्टील स्लैग यूज़ किया जाता है एज अ बेस या सब बेस मटेरियल इन रोड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे कैल्शियम मैग्नीशियम से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन होता है इसमें, तो इसको एग्रीकल्चर सॉइल के साथ मिक्स किया जाता है और सीमेंट की प्रोडक्शन में भी आजकल इसको यूज़ करना शुरू कर दिया गया। तो तीनों ही इसके सही आंसर हो गए। ठीक है, स्टील स्लैग अगर आप देखो बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टील मेकिंग, ठीक है, बताया जा रहा है कि मोल्टन स्टील की जो प्रोसेस है उसके थ्रू ये बनाया जाता है, मतलब ये एक बाय प्रोडक्ट की तरह निकलता है। ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट्स आज के हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फाइनेंस और इकोनॉमी का। पूछा जा रहा है हमारी कंट्री में बैंकों का राष्ट्रीयकरण असल में 2 बार हुआ था। पहली बार तो हुआ था 1969 में। ठीक है, 14 बैंकों को एक साथ नेशनलाइज कर दिया गया था, गवर्नमेंट अपने अंडर ले आई थी। ऐसे एक और बार हुआ था 1980 में। तब असल में कितने बैंक से जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था? 4, 5, 6 या फिर 8? ये आपसे पूछा रहा है। वैसे तो मैंने आपके लिए पूरी लिस्ट ही लगा दी है, इसको भी मैं आपको बड़ा करके भी दिखाऊंगा। तो 19 जुलाई 1969 में 14 बैंक्स और 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंक। 6 इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये वो 6 बैंक है जिनका राष्ट्रीयकरण हमको देखने को मिला था इन द ईयर 1980। ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन पे। फाइनेंस और इकोनॉमी का क्वेश्चन है। अगर, और ये कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चन से जुड़ा है, अगर दुनिया में किसी कंट्री में ऐसा हो जाए कि सारे बैंकों को एकदम से नेशनलाइज कर दे सरकार, की बोले आज से सारे बैंक जो है वो गवर्नमेंट के अंदर है, इससे क्या होगा? डिपॉजिट्स पे क्या फर्क पड़ेगा? जो लोगों ने पैसा जमा करा है, क्या वो डिपॉजिट कम हो जाएगा, क्या वो बढ़ेगा, क्या उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर इनमें से कोई एक आंसर है ही नहीं? तो मतलब एक ही साथ सरकार सारे अगर बैंक्स को राष्ट्रीयकरण में ले जाए, नेशनलाइजेशन में ले जाए, उससे डिपॉजिट्स पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो सुन, इमीडिएटली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये हो सकता है अगर आगे जाके लोगों को लगे कि हमने तो प्राइवेट बैंक में पैसा जमा कराया था, सरकार ने जबरदस्ती इसको नेशनलाइज कर दिया, तो मे बी लोगों का थोड़ा भरोसा कम हो सकता है और मे बी आगे जाके वो अपना पैसा निकलवा सकते हैं, डिपॉजिट्स कम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आज की इस क्लास में जितने क्वेश्चन, जितने न्यूज, जितने टॉपिक्स हमें डिस्कस करने थे मैंने डिस्कस कर लिए। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी। अब हम मिलेंगे अपनी कल मॉर्निंग की क्लास के अंदर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।